Assalamu alaikum. My name is Sumit Beg and I am again here for more examples on frequency distribution. हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लास्ट लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और हम किस तरह इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो आज हम इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें हमें क्या कहा गया है, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द वेट recorded to the nearest grams of 60 apples picked out at random from a consignment। हमें 60 एप्पल्स का डाटा गिवन किया गया है और हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए बनाने को कहा गया है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमारे पास बाय स्कैनिंग द डाटा वी फाइंड दैट द लार्जेस्ट वेट इज 204 and the smallest weight is 68 grams, so that the range is 204 minus 68 equals to 136 grams। जो हमारे पास रेंज आई वो आई हमारे पास 136 grams। नेक्स्ट हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करते हैं कि हमारे पास 7 क्लासेस हैं ऑफ इक्वल साइज। देन size or width of the class would be 136 divided by 7 equals to 19.47। जो हमारे पास रेंज आई है उसको हम लोगों ने नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड किया है, तो हमारे पास वैल्यू आई 19.47, जिसको हमने h इक्वल्स टू 20 ले लिया टू फैसिलिटेट द न्यूमेरिकल वर्क। ठीक है, 19.47 को हमने 20 ले लिया ताकि हमें न्यूमेरिकल वर्क में फैसिलिटेट हो सके ये। Let us decide to locate the lower limit of the class at 65। और ये डिसाइड किया गया है कि 65 से हम जो है हमारी फर्स्ट लोअर क्लास को स्टार्ट करेंगे। विद दिस चॉइस द क्लास लिमिट्स विल बी, और इस चॉइस के साथ हमारे पास क्लास लिमिट्स क्या होंगी, 65 to 84, 85 to 104, 105 to 124 up to so on at the last class limit। the group frequency हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट होकर आई वो आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको वेट दिया गया है, क्लासेस वेट, और इसके अंदर जो हमारे पास हर क्लास के अंदर एंट्रीज आ रही हैं वो आपको इस कॉलम के अंदर सेकंड कॉलम में आपको शो की गई हैं, 76 टू 80 एंड 82। ये हमारी वैल्यूज फर्स्ट क्लास के अंदर लाई कर रही हैं और ये 9 वैल्यूज हैं, इसलिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 9 के इक्वल है। और सेकंड क्लास की हमारे पास फ्रीक्वेंसी 10 है, उसमें 10 वैल्यूज लाई कर रही हैं इस रेंज के अंदर। इसी तरह हम हर क्लास की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का टोटल सम है वो हमारे पास कैलकुलेट आ गया 60 के। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने इस तरह कंस्ट्रक्ट करना है। अब हम अपनी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। Given below are the mean annual death rates per 1000 at ages 20 to 65 in each of 88 occupational groups। हमें 88 ग्रुप्स का डाटा हमें दिया गया है एनुअल डेथ रेट्स का एट द एजेस ऑफ 20 to 65। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमें 88 वैल्यूज़ का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है वो रेंज है। इस डाटा के लिए भी हम रेंज फाइंड करेंगे। इसकी जो लार्जर वैल्यू है डाटा की वो है 14 और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है वो हमारे पास है 3.9, सो दैट द रेंज इज 14 माइनस 3.9 इक्वल्स टू 10.1। ये हमारे पास रेंज कैलकुलेट होकर आ गई। एज द डाटा आर रिकॉर्डेड टू 1 डेसिमल प्लेस,
जो हमारे पास डाटा गिवन है वो हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस तक रिकॉर्ड किया गया है. We may therefore locate the lower class limit of the first group at 3.5 और इसके रिस्पेक्ट हम ये लोकेट करते हैं लोअर क्लास लिमिट अपनी 3.5 से लोकेट करते हैं हम. लेट अस चूज अ क्लास इंटरवल ऑफ 1 और क्लास इंटरवल हमारे पास 1 लिया गया है जो कि रेंज ओवर क्लासेस को डिवाइड करने से हमारे पास आता है. देन द क्लास लिमिट्स आर स्पेसिफाइड एज, तो जो इस तरह हमारे पास क्लास लिमिट्स बनेंगी वो हमारे पास फर्स्ट क्लास जो होगी वो होगी 3.5 टू 4.4 और नेक्स्ट होगी 4.5 टू 5.4 और इसी तरह हम सारे डाटा को क्लासेस में डिवाइड कर देंगे और जो कि हमें नेक्स्ट टेबल से आपको दिखाया गया है कैसे इसको टेबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पर डेथ रेट्स दिए गए हैं क्लासेस की फॉर्म में और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है कि हर क्लास के अगेंस्ट कितनी वैल्यूज लाइक आ रही थी उस क्लास के रिस्पेक्ट. ठीक है, हमारे पास 3.5 टू 4.4 में एक वैल्यू लाइक आ रही है इस रेंज में, सो फ्रीक्वेंसी इज 1. नेक्स्ट हमारे पास 4.5 टू 5.4 है, इसके रिस्पेक्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 आ रही है. इस तरह हमने सब क्लासेस की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली और हमारे पास टोटल जो फ्रीक्वेंसी का सम आ गया है वो है हमारे पास 88. ये हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट होगी इस एग्जांपल के लिए. कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डाटा बिलो. अब हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, इसके लिए भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है. इसका भी हमने by scanning the data we find the largest value is 81.71 and the smallest value is 18.95 so that the range is 18.71 minus 18.95 equals to 62.76. 62.76 हमारे पास रेंज फाइंड होकर आ गई. सपोज वी डिसाइड टू टेक 5 क्लासेस और हम 5 क्लासेस डिसाइड करते हैं. देन साइज ऑफ द क्लास इंटरवल वुड बी, साइज हमारे पास वही जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, रेंज डिवाइडेड बाय क्लासेस इक्वल्स टू 12.55. ठीक है, इसको भी हम 12.55 को राउंड करके हम इसको नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू पे ले जाएंगे h इक्वल्स टू 13. ठीक है, हमारे पास h जो होगा वो 13 होगा. तो इसके रिस्पेक्ट जो हमारे पास हम फर्स्ट जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा डाटा रिकॉर्ड किया गया है तो हम जो लोअर लिमिट है वो हम डिसाइड करते हैं कि हम फर्स्ट ग्रुप की 18 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, 18 के साथ इस चॉइस के साथ अगर हम लोअर क्लास लिमिट स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो क्लासेस आएंगी वो आएंगी 18 टू 30.99, नेक्स्ट आएगी 31 टू 43.99 और इस तरह क्लासेस के अंदर हमारा डाटा डिवाइड होकर आ जाएगा जो कि आपको गिवन बिलो जो टेबल है वो शो कर रहा है कि हमारे पास क्लासेस कंस्ट्रक्ट हो गई हैं 5 क्लासेस और जो फ्रीक्वेंसी है उन क्लासेस के अगेंस्ट वो फ्रीक्वेंसी हमने लोकेट कर दी टेबल के अंदर और जो फ्रीक्वेंसी का हमारा सम आ रहा है वो हमारा सम टोटल 30 आ रहा है. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले पे. स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले हमारे पास क्या होता है? A clear disadvantage of using a frequency table is that the identity of individual observations is lost in grouping process. ये आप जानते हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं उसमें हम लोग क्लासेस बनाते हैं. ठीक है, तो क्लासेस के अंदर जो हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाती है जिसकी वजह से ग्रुपिंग प्रोसेस होता है वो हमारे पास जो क्लासेस का उसमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है. ये हमारे पास एक डिसएडवांटेज है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक, और इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए जॉन टुकी ने एक टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई जिसको हम स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कहते हैं. ठीक है,
This technique offers a quick and novel way for simultaneously sorting and datasets where each number in the dataset is divided into two parts, a stem and a leaf. जो हमारे पास स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले की टेक्निक है, ये हमारे पास एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम डाटा के जो नंबर होता है उसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं स्टेम एंड द अदर पार्ट इज कॉल्ड अ लीफ। A stem is leading digit of each number and is used in sorting. जो हमारा स्टेम होता है उसको हम लीडिंग डिजिट कहते हैं और उससे हम सॉर्ट करते हैं अपने डाटा को। वाइल लीफ इज द रेस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेलिंग डिजिट्स एंड शोन इन डिस्प्ले, और जो लीफ होते हैं उनको हम डिस्प्ले में शो करते हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन सेपरेट्स द लीव्स फ्रॉम द स्टेम, और हम एक सेपरेट लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके थ्रू हम स्टेम को अलग लिखते हैं और लीफ को अलग डिस्प्ले करते हैं। ऑल पॉसिबल स्टेम्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। जो हमारे पास स्टेम्स आएंगी उनको हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे एंड प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन, और उसको हम लेफ्ट साइड ऑफ लाइन पे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें नंबर दिया गया है, ठीक है, नंबर है 243। इसको अब हम स्प्लिट करेंगे स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले के लिए। तो हम इसको इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं कि हम लीडिंग डिजिट इसमें रख लें 2, जिसको हम कहेंगे स्टेम। तो हमारे पास जो बाकी डिजिट्स हैं वो होंगे ट्रेलिंग डिजिट, जिसको हम कहेंगे लीफ। वो आएंगे हमारे पास राइट साइड पर, ठीक है। या अगर हम इसको इस तरीके से भी स्टेम एंड लीफ में डिवाइड कर सकते हैं कि हम इसका लीडिंग डिजिट रख लें 24, जिसको हम कहेंगे स्टेम। तो हमारे पास जो लीफ है, जो रिमेनिंग डिजिट है जिसको ट्रेलिंग डिजिट कहेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 3। इन दोनों तरीकों से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर को। हमारे पास जो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले को यूज करने का बेनिफिट हमारे पास क्या है? The stem and leaf display is useful step for listing the data in an array. हमारे पास जो डाटा है वो array में आ जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो ये stem and leaf display है ये हमारे लिए useful है। Leaves are associated with the stem to know the number. और हमारे पास जो leaves हैं वो stems के साथ associate होते हैं, जिससे हम उस नंबर का पता कर सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास क्या है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देख लिया कि 243 को अगर हम मिला दें स्टेम और लीफ के साथ तो हमारे पास वो एक्चुअल नंबर आ जाता है जो हमारे पास था। The stem and leaf table provides a useful description of dataset and can be easily converted to a frequency table. जब हमारे पास stem and leaf table होगा, इससे हमारे पास डाटा की डिस्क्रिप्शन भी हो जाएगी और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल में भी। स्टेम एंड लीफ जो हम लोगों ने डिस्प्ले देखा है उसकी एग्जाम्पल है हमारे पास द एजेस ऑफ 30 पेशेंट्स एडमिटेड टू अ सर्टेन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक वर एज फॉलोज। हमारे पास 30 पेशेंट्स हैं जिनका डाटा हमें गिवन है, जो किसी हॉस्पिटल के अंदर किसी पर्टिकुलर वीक में एडमिट रहे हैं। 30 पेशेंट्स का हमारे पास डाटा है और हमें ये कहा गया है construct a stem and leaf display from the data and list the data in an array. हमें अपने डाटा को एक array के अंदर शो करवाना है, लिस्ट करवाना है और स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले हमें इसके लिए कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में a scan of the above data indicates that observations ranges from 12 to 74. यहाँ पर हमें जो डाटा गिवन है, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है डाटा की वो है 12 और जो मैक्सिमम डाटा है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू डाटा की है वो है 74।
सो ये हमारी वैल्यूज 12 और 74 के बिटवीन लाई कर रही हैं। We use the first or leading digit as the stem and the second trailing digit as the leaf। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले के अंदर कि हम लोगों के पास जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम एज अ स्टेम लेते हैं, और जो हमारे पास सेकंड डिजिट होता है और उसको ट्रेलिंग डिजिट भी कहते हैं, उसको एज अ लीफ हम कंसीडर करते हैं। तो इस एग्जाम्पल के लिए द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 48। यहाँ पर डाटा के अंदर हमारे पास जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो 48 है। ठीक है, 48 के लिए हमारे पास स्टेम क्या होगी, जो इसका फर्स्ट डिजिट होगा, और फर्स्ट डिजिट 48 में 4 है, इसलिए इसका स्टेम जो है वो 4 है। एंड लीफ ऑफ 8, और लीफ जो बना वो सेकेंड डिजिट बना, इसलिए लीफ हमारे पास 8 है। और फिर नेक्स्ट है द सेकेंड स्टेम ऑफ 3 एंड अ लीफ ऑफ 1, और जो हमारे पास सेकेंड ऑब्जर्वेशन है डाटा की 31, इसके अंदर हमारे पास स्टेम जो है वो 3 है और लीफ हमारे पास 1 है। इसी तरह हम सारी वैल्यूज के लिए स्टेम्स और लीफ को सेपरेट करेंगे और इसको डिस्प्ले में शो करेंगे, प्लेसिंग द लीव्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डाटा। लीव्स को हम एक ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करेंगे, जहाँ जिस तरह वो डाटा के अंदर अकर कर रहे हैं उसको हम एक ऑर्डर की फॉर्म में लिखेंगे। वी गेट द स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले एज शोन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, और आपको स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे इस एग्जाम्पल के लिए शो किया गया है कि वो कैसे हमारे पास आएगा। तो हमारे पास इस स्लाइड में लेफ्ट साइड पर हमारे पास स्टेम या लीडिंग डिजिट को हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम के अंदर लिया है, और सेकंड कॉलम में हम लोगों ने लीफ को लिया है, जिसको हम ट्रेलिंग डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्टेम जो है वो 1 है, स्टेम हमारे पास 1 है। 1 के साथ हमारे पास पहले है 18, इसलिए 1 हमारा स्टेम है, और लीफ जो है हमारे पास वो है 8, और नेक्स्ट डिजिट जो है वो है 12, इसलिए हमारे पास 1 जो है वो स्टेम है और 2 जो है वो लीफ है। इसी तरह हमने सारे डाटा के लिए हमारे पास स्टेम जो है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देना है डाटा कॉलम में। असेंडिंग ऑर्डर में इसको डिस्प्ले में हमने शो कर देना है, और इसके साथ जो लीव्स एसोसिएटेड हैं उनको हमने नेक्स्ट कॉलम में उसके सामने हमने उसको प्लेस कर देना है। और इस तरह हमारे पास जो हमारा स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है इसको हम लोग इस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारे पास स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है इस एग्जाम्पल के लिए।